हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन अकेडमी। सो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इन्वायरमेंट का सेकंड टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोस्फीयर यानी कि जैवमंडल। इसके पहले जो लास्ट क्लास मैंने ली थी उस लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था इन्वायरमेंट के बारे में कि पर्यावरण किसे कहते हैं। दूसरी चीज़ कि पर्यावरण के जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हो सकते हैं या इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हो सकते हैं कि किन किन से मिलके पर्यावरण बनता है, वो जो बेसिक थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए थी वो कल हमने डिस्कस की थी। आज इसी इन्वायरमेंट का जो सेकंड चैप्टर है वो है बायोस्फीयर या बायोम। तो इसको मैं 2 क्लासेस में कंप्लीट करूँगी। शॉर्ट में आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करती हूँ कि समझ में भी अच्छे से आ जाए और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो भी मिस ना हो आपकी। ठीक है, तो आज का ये हमारा चैप्टर रहेगा। ये 2 पार्ट में है, एक तो है जैवमंडल बायोस्फीयर और दूसरा है बायोम। तो बायोम या जिसको हम जीवोम भी बोलते हैं, तो ये मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी। मैंने इन्वायरमेंट की इम्पोर्टेंस आपको बताई थी फर्स्ट क्लास में कि इन्वायरमेंट कितना इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो। पीसीएस है, आरओ है, यूपीएससी है या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, सबके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। अच्छे खासे मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके, और प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही इसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। सो मैं कोशिश करूँगी कि एग्ज़ाम्स को आपके मेनली पीसीएस या आरओ एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए आपको चीज़ें कंप्लीट करवाऊँ कि वहाँ जहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, जिस भी टॉपिक का वेटेज है एग्ज़ाम में, वो चीज़ें आपकी मिस ना हो और आपको इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स वगैरह हैं या जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको पता हो। आज बेसिकली हम कुछ बायोस्फीयर तो समझेंगे ही कि क्या है, इसके अलावा कुछ टर्मिनोलॉजी समझेंगे जो जनरली यूज़ होती हैं, जैसे कि जैविक समुदाय आपका, जिसको हम बायोटिक कम्युनिटी बोलते हैं। जैविक समुदाय क्या होता है? दूसरी चीज़ की सामुदायिक अभिलक्षण किसे कहते हैं, कम्युनिटी कैरेक्टरिस्टिक्स किसे कहते हैं, ये हम देखेंगे। इसके अलावा जैसे स्पीसीज डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी अपने आप में, जो बायोडाइवर्सिटी एक चैप्टर है, जैव विविधता, वो अपने आप में एक पूरा टॉपिक है, उसको तो हम करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा जो हम आज देखेंगे वो स्पीसीज डाइवर्सिटी की प्रजातीय विविधता किसे कहते हैं, और फिर इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, किस तरीके से कौन कौन सी प्रजाति इंपॉर्टेंट हो सकती है, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो आज का बेसिकली मैंने आपको बताया कि हम क्या क्या देखने वाले हैं। 2-3 जो टर्म्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जानना ज़रूरी है, आपके पूरे इन्वायरमेंट या इकोलॉजी में वो यूज़ होते हैं, तो वो चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। और मेन हमारा फोकस रहेगा कि बायोस्फीयर जो आज का टॉपिक है, राइट। तो आज अगर हम समझें बायोस्फीयर की, जैसे कल हमने देखा कि इन्वायरमेंट किसे कहते हैं, ठीक है। सिंपल तरीके से अगर हम इसको समझना चाहें कि जो जैवमंडल है, जैवमंडल आप किसे बोलोगे? तो पर्यावरण में हमने देखा था कि जो भी हमारे आसपास चीज़ें हैं, जो भी हमें घेरे हुए हैं, वो चाहे मानव निर्मित चीज़ें हों, चाहे वो लिविंग थिंग्स आपकी जैविक चीज़ें हों, या फिर अबायोटिक यानी कि अब अजैविक कंपोनेंट्स हों, वो सब मिलकर के क्या कहलाते हैं? पर्यावरण कहलाते हैं। और ये पर्यावरण, क्योंकि परि प्लस आवरण, ये हमें चारों तरफ से घेरे हुए है। परि मतलब चारों ओर से, आवरण मतलब घेरे हुए, कवर किए हुए, तो इसको हम पर्यावरण बोलते हैं, सिंपल। क्या होता है ना कि जो इन्वायरमेंट है उसके जो टर्म्स है ना, बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है। अगर आपने वो चीज़ समझ ली तो आप करेक्ट कर दोगे, और अगर आपको वो जो छोटा सा फर्क है 2 शब्दों के बीच में, अगर आपको वो समझ में नहीं आया तो वो क्लियरिटी जो है ना वो आपको नहीं आ पाएगी एग्जैक्टली कि है क्या। ठीक है, तो पर्यावरण मैंने सिंपल बताया कि जो भी पर्टिकुलर कोई जीव है और वो हमें, मतलब पर्टिकुलर कोई जीव और उसको चारों तरफ से जो चीज़ें घेरे हुए हैं, वो आपकी लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, कुछ भी हो सकता है, वो पर्यावरण कहलाता है। सो सिंपल आप पर्यावरण को परि प्लस आवरण से समझ सकते हो कि परि चारों ओर और आवरण का मतलब है कि घेरे हुए हैं, ठीक है, जो आवरण है चारों तरफ। अब यहाँ जैवमंडल में क्या डिफरेंस है फिर? जैवमंडल यानी कि बायोस्फीयर जो है वो पर्यावरण से कैसे अलग है? पर्यावरण के हमने 3 कंपोनेंट्स देखे हुए थे, जिनको हम अजैविक या बायोटिक कंपोनेंट्स बोल सकते हो। उसमें हमने देखा था लिथोस्फीयर यानी कि जो आपका स्थल मंडल है,
हाइड्रोस्फीयर जो जलमंडल है और एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल। ठीक है, तो हमने यहाँ पर तीन चीजें देखी हुई थी कि जल हो गया, वायु हो गई और स्थल हो गया। ये आपके अजैविक कंपोनेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, स्थल। तो ये चीजें अब जो बायोस्फीयर है वो किस तरीके से यहाँ अलग है, तो बायोस्फीयर का मतलब है कि पृथ्वी के, जो यहाँ डेफिनेशन लिखी है मैं इसी से समझाती हूँ, कि पृथ्वी के समस्त जीव, समस्त जीवित जीव तथा उनके आसपास का पर्यावरण जिससे इन जीवों की पारस्परिक क्रिया होती है, ये मिलकर के क्या करते हैं, जैव मंडल यानी कि बायोस्फीयर की रचना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि समस्त जीवित जीव। ठीक है, अभी हम यहाँ नॉन लिविंग की बात नहीं कर रहे हैं, लिविंग की बात कर रहे हैं। ठीक, जैविक की बात कर रहे हैं। तो समस्त जीवित जीव, वो आप, हम, जानवर, कुछ भी, पेड़ पौधे, कुछ भी हो सकता है, समस्त जीवित जीव और उनके आसपास का पर्यावरण। अब आसपास का जो पर्यावरण है, तो पर्यावरण में लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो पर्यावरण है या जो जीवित जीव है वो जल से, वायु से, स्थल से किस तरीके से संबंधित है, वो इनसे कैसे पारस्परिक क्रिया करता है और यहाँ पर सरवाइव करता है, ये जो मिलकर ये पूरा प्रोसेस है, यही चीजें मिलकर के क्या कहलाती हैं, जैव मंडल कहलाती हैं। ठीक, पर्यावरण जो भी हमें अपने चारों तरफ दिख रहा है वो पर्यावरण है, लेकिन कोई पर्टिकुलर जीव है वो अपने पर्यावरण के साथ कैसे संबंधित है। अब जैसे मैं लैपटॉप मेरे सामने रखा हुआ है, मैं लैपटॉप से कैसे संबंधित हूँ, तो लैपटॉप ऑन करके मैं आपकी क्लास ले रही हूँ। ठीक है, या फिर जो मेरे चारों तरफ वायु है, एयर है, वो मैं उससे कैसे क्रिया कर रही हूँ, तो जो ऑक्सीजन है मैं उसको ले रही हूँ। तो यहाँ क्या है कि वायु और मैं एक दूसरे से पारस्परिक क्रिया कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं कि पर्टिकुलर कोई जीव, वो जानवर है, मानव है, पेड़ पौधे हैं, वो कैसे अपने आसपास के पर्यावरण से, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, एनर्जी, कैसे उस सब से संबंधित हैं, कैसे उस सब से क्रिया करते हैं, ये सब चीजें मिलकर के क्या कहलाती हैं, हमारा बायोस्फीयर या फिर जैव मंडल की रचना करते हैं। राइट, तो ये डिफरेंस है बेसिक सी, बहुत माइनर से फर्क है, जो कि हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हैं वो पर्यावरण है, और जो चारों तरफ जो हमारी चीजें हैं उन चीजों से कैसे क्रिया हो रही है वो जैव मंडल है। ठीक है, तो यहाँ ये डेफिनेशन है कि पृथ्वी के समस्त जीव तथा उनके आसपास का पर्यावरण इन जीवों की जिससे इन जीवों की पारस्परिक क्रिया होती है, मिलकर जैव मंडल की रचना करते हैं। जैव मंडल के अंतर्गत समस्त जीव यानी कि जो जैविक संघटक यानी कि जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, और भौतिक पर्यावरण यानी कि अबायोटिक कंपोनेंट्स को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो जैव मंडल के अंतर्गत जो जीव है वो अपने जैविक और अजैविक कंपोनेंट्स के साथ कैसे पारस्परिक क्रिया करता है, वही मिलके जैव मंडल की रचना करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जैव मंडल का अगर हम इसको डिवाइड करके देखें, तो जैव मंडल को हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ जैसे हमने अजैविक कंपोनेंट्स, अबायोटिक कंपोनेंट्स को तीन भागों में डिवाइड किया था, तो यहाँ पर आपका वायुमंडल यानी कि ये हो गया एटमॉस्फेयर, स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर लैंड, जमीन, एयर, और वाटर यानी कि हाइड्रोस्फीयर जल मंडल। तो जैव मंडल के तीन सब डिवीजन हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ ये क्या है कि हमने देखा कि जो पर्टिकुलर कोई जीव है वो अपने अबायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स के साथ किस तरीके से संबंधित है, जो वो पारस्परिक क्रिया हो रही है, वो क्या कहला रहा है कि एक बायोस्फीयर क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जीव है, एलिफेंट है, जेब्रा है, कोई भी जानवर है, यहाँ पर काफी सारी फिशेस दिख रही हैं आपको, यहाँ पर और जीव दिख रहे हैं, छोटे छोटे वर्ड्स हैं, पेड़ पौधे हैं। अब ये सारे के सारे जो ये बायोटिक कंपोनेंट्स आपको दिख रहे हैं, ये बायोटिक कंपोनेंट्स अबायोटिक के साथ यानी कि अजैविक कंपोनेंट्स के साथ कैसे क्रिया कर रहे हैं, कैसे संबंधित है। अब लैंड, तो लैंड पर ही ये जानवर जो हैं, बड़े जीव ये रह रहे हैं, पेड़ पौधे जमीन पर ही उग रहे हैं, है ना। वाटर से किस तरीके से, सो वाटर से कनेक्ट है कि पानी, जल ही जीवन है, सो सिंपल, इससे आप समझ सकते हो। और एटमॉस्फेयर, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो बाकी चीजें भी नहीं चलेंगी। तो ये चीजें क्या हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो यही सारी चीजें कि स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, ये सब का सब मिल करके क्या कहलाता है, आपका बायोस्फीयर कहलाता है या जैव मंडल कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर
याद रखनी है कि पर्यावरण से जो आपका वायु जौमंडल है वो किस तरीके से अलग है, इस चीज को आपको यहाँ पर समझना है। अब अगर हम देखें कि जौमंडल के लिए, जीवन के लिए हम वाटर की इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं, लैंड की इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं, एयर की इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं, उसी तरीके से एनर्जी, जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो भी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, वो भी हमें सन से प्राप्त होती है। ठीक है, तो ऊर्जा एनर्जी भी यहाँ पर जो हमें प्राप्त होती है, क्योंकि बिना एनर्जी के भी काम नहीं चलेगा। एनर्जी जो पौधों अपना जो भोजन तैयार करते हैं वो भी एनर्जी के माध्यम से ही करते हैं, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, एनर्जी चाहिए, तभी भोजन तैयार हो रहा है। तो वो एनर्जी भी जो हमें प्राप्त होती है वो हमें सन से प्राप्त होती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट यहाँ पर बन जाता है, जो कि हमने लास्ट क्लास में भी देखा हुआ था। ठीक है, और दूसरी चीज की पोषक पदार्थ तो एनर्जी हो गई, इसके अलावा वायु है, जल है, इन सभी से, मृदा, इन सभी से ही क्या करते हैं, जो भी जीवधारी हैं, जो लिविंग थिंग्स, जो भी समस्त जीवधारी, चाहे वो जानवर है, इंसान है, कोई भी है, सभी अपना पोषक यानी कि अपना जो न्यूट्रिशन प्राप्त करता है वो कहाँ से प्राप्त करता है, इन्हीं सब चीजों से प्राप्त करता है। ठीक है, तो यही सब चीजें मिलकर के क्या कहलाती हैं, हमारे बायोस्फीयर यानी कि जौमंडल की रचना करते हैं। एक यहाँ ये सिंपल सा फैक्ट है, याद रख लेना बस, और कुछ नहीं है, कि जौमंडल जो हमारा बायोस्फीयर है, जौमंडल में प्रचुर मात्रा, यानी प्रचुर मतलब अधिक से अधिक मात्रा में पाए जाने वाले जो जीव हैं वो समुद्र की सतह से 200 मीटर नीचे से लेकर समुद्र तल से लगभग 6000 मीटर ऊपर तक जाते हैं। ठीक, तो यहाँ ये समझाना चाह रहे हैं कि मान लो ये आपका समुद्र है, ठीक, ये आपका समुद्र है और ये आपकी सतह है, ठीक है, समुद्र की। तो ये बोल रहे हैं कि समुद्र की सतह से 200 मीटर नीचे, तो ये समुद्र की सतह है, समुद्र की सतह से 200 मीटर नीचे, ठीक है। और यहाँ ये बोल रहे हैं कि 200 मीटर नीचे से लेकर समुद्र तल से लगभग आपका 6000 मीटर ऊपर तक जाते हैं। तो इसके अलावा ये 6000 मीटर ऊपर तक आपके क्या हैं, ये जीव मिलते हैं। जो भी हमारे बायोस्फीयर में जो जीव जंतु मौजूद हैं उनको ये एक फैक्ट के थ्रू समझा रहे हैं कि यहाँ पर जो समुद्र की सतह से अगर आप मेजर करो तो समुद्र की सतह से अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ हमें कितना 200 मीटर नीचे तक जीव मिलेंगे। और अगर हम ऊपर की तरफ देखें, जो हमारा क्षोभ मंडल बोलते हैं कि ऊपर जो लेयर है उस तक, वहां तक अगर हम देखेंगे तो ये जो 6000 मीटर की डिस्टेंस है वहां तक आपके क्या हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्षोभ मंडल आपका यहाँ हो गया। अगर हम समुद्र तल से ऊपर देखें तो ये आपका 6000 मीटर ऊपर तक जीव जंतु और 200 मीटर नीचे तक जीव जंतु यहाँ पर हमारे पाए जाते हैं। एक सिंपल फैक्ट है, बस याद रखना और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं। इसके अलावा अगर हम अभी कुछ चीजें और समझें कि जैसे बायोटिक कम्युनिटी, अभी हमने बायोस्फीयर समझा, अभी हम समझें कि बायोटिक कम्युनिटी क्या कहलाती है। ठीक है, तो बायोटिक कम्युनिटी, कम्युनिटी का मतलब है समुदाय, बायोटिक का मतलब है जैविक। तो बायोटिक कम्युनिटी यानी कि कोई पर्टिकुलर क्षेत्र है और इस पर्टिकुलर क्षेत्र में कितने तरीके की स्पीसीज एक साथ रह रही हैं। ठीक है, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कितने तरीके की, कितने भिन्न भिन्न तरीके की जो प्रजातियां हैं वो एक साथ रह रही हैं और एक दूसरे से परस्पर क्रिया कर रही हैं। तो ये आपका वो पर्टिकुलर क्षेत्र क्या कहलाएगा, जैविक समुदाय कहलाएगा। तो यहाँ प्रजातियां आपके पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, जानवरों की भी तरह तरह की हो सकती हैं प्रजातियां, छोटे जीव जंतु, चूहे, खरगोश, ये भी हो सकते हैं, बड़े जीव जंतु, एलिफेंट, जेब्रा, कैमल, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो इस तरीके से जो ये पर्टिकुलर क्षेत्र में जो ये भिन्न भिन्न तरीके की प्रजातियां हैं, ये सब मिलकर कि ये जो प्रजातियां हैं एक दूसरे से किस तरीके से परस्पर क्रिया करती हैं, और यही पर्टिकुलर जो ये क्षेत्र है जहाँ पर हम तरह तरह की प्रजातियां देख रहे हैं, इसी को हम क्या बोल देते हैं, बायोटिक कम्युनिटी, या फिर हम इसको जैविक समुदाय बोल देते हैं। ठीक है, इसको ना आप एक थोड़ा और इस तरीके से समझ सकते हो, इसके माध्यम से मैं आपको समझा रही हूँ। ये एग्जाम के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जाता है इसको क्रम से अरेंज करने के लिए। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर क्या समझा, हमने यहाँ पर समझा बायोस्फीयर। ठीक, तो बायोस्फीयर यहाँ पर क्या है, सबसे टॉप पर है। सबसे पहले हमने एनवायरनमेंट समझा, देन बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर सबसे टॉप पर है, लेकिन बायोस्फीयर बनता कैसे है।
ठीक है। तो वो बेसिक जो सबसे छोटी चीज है वहां से कैसे क्रिएशन होता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर तो काफी बड़े लेवल पर हम देख रहे हैं कि स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल जहां पर तीनों मिलते हैं वो बायोस्फीयर कहलाता है। ठीक है, लेकिन बायोस्फीयर बनता कैसे, उसके अंदर और कौन कौन सी चीजें आती हैं, कहाँ से स्टार्टिंग होती है। आप सिंपल यहाँ तो हम देख रहे हैं कि इंडिविजुअल किसी जू से देख रहे हैं, लेकिन अगर हम इसके और पहले से हम बात करें तो और पहले यहाँ इसके क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पर लिखे दे रही हूँ। जैसे कि कोई अणु ले लेते हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर के क्या होता है, एक परमाणुओं का समूह, या फिर बोल सकते हैं कि जो रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई होती है वो एक अणु होती है। आप मान लो कि डीएनए है, ठीक है, या अणु पानी है, या डीएनए है, कुछ भी आप यहाँ पर मान लो, उससे मिलकर के क्या बनता है, एक पर्टिकुलर अणु है। इसको आप जैसे डीएनए मान लो कि डीएनए है, डीएनए से क्या होगा, एक सेल का निर्माण होगा। अणु यानी कि सेल, यहाँ कोशिका, ठीक है, एक सेल का निर्माण हुआ, तो डीएनए से बनी एक कोशिका, एक सेल बनी, जो जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है। एक कोशिका का यहाँ पर निर्माण हुआ। अब इस कोशिका के बाद क्या होगा, कोशिकाओं का समूह बनेगा। ठीक है, तो कोशिकाओं का समूह, आपकी बॉडी में जो टिश्यूज होते हैं वो बहुत सारी सेल से मिलकर ही बनते हैं। बहुत सारी कोशिकाएं, अगर आपने बायो पढ़ी होगी तो बहुत सारी जो कोशिकाएं होती हैं वो मिलकर ही क्या करती हैं, डीएनए से कोशिका का निर्माण होता है, और बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर ही एक बॉडी के किसी पार्ट का हम देख लें कि कोई अंग बनता है, या फिर कोई टिश्यू का निर्माण होता है। तो टिश्यू यानी कि हिंदी में इसको बोल देते हैं ऊतक हो गया, या कोई बॉडी का पार्ट हो गया, बॉडी का कोई अंग हो गया, इसका निर्माण होता है। और फिर बहुत सारे टिश्यूज से मिलकर के क्या बनता है, एक इंडिविजुअल जीव बनता है। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म बनता है, एक इंडिविजुअल जीव बनता है। तो अगर हम और बेसिक लेवल पर देखें कि यहाँ आपका ये सीक्वेंस लगाने को आ जाएगा, और अगर इससे पहले की भी चीजें दी हैं ना तो इनको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। इंडिविजुअल के पहले यानी कि जीव के पहले एक अणु हम डीएनए मान लेते हैं, डीएनए से एक कोशिका का निर्माण हुआ, एक सेल का निर्माण हुआ, सेल से फिर एक टिश्यू का निर्माण हुआ, जो ऊतक होते हैं, बहुत सारी कोशिकाओं का समूह मिलकर के ऊतक बनाता है, टिश्यू बनाता है, या बॉडी का कोई पार्ट बनाता है। ब्रेन का निर्माण मान लो कर दिया बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के, जैसे तंत्रिका कोशिका है, नर्वस सिस्टम है, इससे मिलकर के आपका ब्रेन। फिर इसके बाद अगर हम सेल के बाद देखें तो बहुत सारी सेल्स मिलकर के क्या कर रही हैं, आपके ब्रेन का निर्माण कर रही हैं। ठीक है, तो बहुत सारे कोशिकाएं मिलकर एक टिश्यू का निर्माण कर रही हैं, और बहुत सारे टिश्यूज मिलकर, बहुत सारे ऊतक मिलकर, या बॉडी के बहुत सारे पार्ट मिलकर आपके क्या कर रहे हैं, एक ऑर्गेनिज्म या यानी कि एक पर्टिकुलर जीव का निर्माण कर रहे हैं। तो अब यहाँ से हम समझते हैं कि एक इंडिविजुअल यानी कि एक जू का निर्माण हो गया। जू, एक जू से फिर क्या हुआ, आपका पॉपुलेशन बनी। ठीक है, पॉपुलेशन के बाद फिर क्या हुआ, कम्युनिटी। तो अभी हमने क्या समझा, बायोटिक कम्युनिटी। ठीक है, तो यही वो बायोटिक कम्युनिटी है जहां पर आपको अलग अलग प्रजातियां दिख रही हैं। यहाँ तो इंडिविजुअल एक जू है, इसी के पॉपुलेशन बढ़ गई, 1 से 3 हो गए। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो कम्युनिटी, कम्युनिटी में आपको बहुत सारी चीजें दिख रही हैं। एक रैबिट भी दिख रहा है, एक आउल भी दिख रहा है, पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं, एक टाइगर भी दिख रहा है, एक आपको हिरण भी दिख रहा है, हिरण है या जो भी है। ठीक है, तो वो भी दिख रहा है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि पर्टिकुलर ये जो क्षेत्र है यहाँ पर अलग अलग तरीके की प्रजातियां पाई जा रही हैं, और यही विभिन्न प्रजातियां मिल करके अब ये यहाँ पर रह रही हैं, तो एक दूसरे से संबंधित भी होंगी किसी ना किसी तरीके से, है ना, तभी तो एक साथ रह पा रही हैं, नहीं तो ऐसे तो नहीं रह सकते ना, वो हिल मिल के रह रही होंगी तभी रह पा रही हैं। तो यही जो पारस्परिक क्रिया और एक दूसरे से जिस तरीके से संबंधित हैं, और इस पर्टिकुलर क्षेत्र में जितने भी तरीके की ये प्रजातियां पाई जा रही हैं, यही मिलकर के आपकी क्या कहलाती हैं, बायोटिक कम्युनिटी कहलाती हैं। और इसी समुदाय से मिलकर के आपका क्या बनता है, इकोसिस्टम बनता है। और इकोसिस्टम, बहुत सारे इकोसिस्टम ही एक तरीके के बायोम होते हैं। बायोम को हम जोग्राफिकल वे में देख सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्र में, कि जैसे मरुस्थलीय बायोम हो गया, है ना, वहां पर आपका बारिश कम होती है, डेजर्ट है। टुंड्रा बायोम हो गया, वहां पर आपका सर्दी ज्यादा होती है, बर्फ गिरती है। टैगा बायोम हो गया, उष्णकटिबंधीय बायोम। सो बायोम हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, बट यहाँ पर इकोसिस्टम से क्या होता है, बायोम का निर्माण होता है, और बायोम से बनता है बायोस्फीयर। ठीक है,
सो ये आपका क्या है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप बैक ईयर क्वेश्चन से देखोगे तो यहाँ पर आपको यहाँ से क्वेश्चंस मिलेंगे जिनमें आपको क्रम से लगाने के लिए पूछा जाता है, या वो ऑलरेडी वो अरेंज करके दे देते हैं और उसमें सही गलत पूछते हैं। बीच में कोई स्किप भी हो सकता है। आप मान लो यहाँ पर उन्होंने कोशिका से सीधे ऑर्गेनिज्म दे दिया या इंडिविजुअल से सीधे कम्युनिटी दे दिया, अगर स्किप है और बाकी ऑप्शंस में भी नहीं दिख रहा है तो आपका करेक्ट होगा। और अगर लगा हुआ है ऑलरेडी ऑप्शंस में उल्टा सीधा लिखा है कि पहले इंडिविजुअल के बाद कम्युनिटी लिख दिया और फिर पॉपुलेशन लिख दिया, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बेसिकली यहाँ पर समझनी थी कि बायोस्फीयर और ये बायोस्फीयर के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं जिनसे मिलकर के बायोस्फीयर बनता है। तो ये था आपका। इसके अलावा कुछ और टर्म्स हैं यहाँ पर, जैसे सामुदायिक अभिलक्षण, ये कम्युनिटी कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब इसमें आपकी दो चीज़ें आती हैं, एक तो आती है प्रजातीय संरचना, ठीक है, स्पीसीज कंपोजिशन। अब ये प्रजातीय संरचना क्या होती है, तो किसी समुदाय में वर्ष भर उपस्थित पौधों की कुल संख्या की गणना ही क्या कहलाती है, प्रजातीय संरचना कहलाती है। सिंपल है, समुदाय हमने देख लिया कि कम्युनिटी क्या होती है, ठीक है। अब उस कम्युनिटी में जितने भी पौधे उपस्थित हैं, उन एक वर्ष में जितने भी तरीके के पौधे उपस्थित हैं, जितनी भी प्रजातियों के पौधे उपस्थित हैं, उनकी गणना क्या कहलाती है, प्रजातीय संरचना कहलाती है। तो इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, समझ में आ गया होगा। सेकंड है आपका डोमिनेंस, यानी कि प्रभाविता। प्रभाविता क्या होता है, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है कि एक प्रजाति दूसरे को किस तरीके से प्रभावित करती है। यहाँ पर है कि जैविक समुदाय में विभिन्न प्रजातियों की संख्या सम्मिलित होती है। तो अभी हमने समझा बायोटिक कम्युनिटी। बायोटिक कम्युनिटी में हमने देखा कि बहुत सारी प्रजातियां एक क्षेत्र में निवास करती हैं। तो जैविक समुदाय में विभिन्न प्रजातियों की संख्या सम्मिलित होती है, ठीक है, ये हम देख चुके हैं, करेक्ट है। विभिन्न प्रजातियां, प्रत्येक प्रजाति अन्य प्रजातियों की संख्या तथा जैव भार उत्पादन को प्रभावित करती है। जैव भार का मतलब होता है इंग्लिश में आप बोल सकते हो बायोमास, और ड्राई वेट भी बोल देते हैं हम इसको, ठीक है। तो जैव भार को सम्मिलित करती है। अब यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारी प्रजातियां हैं, अब वो उनमें से हर एक प्रजाति दूसरी प्रजाति की संख्या को भी प्रभावित करती है और उनके बायोमास को। अभी आप पढ़ोगे ना, जैसे आगे फूड चेन के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। अब जब हम ये फूड चेन पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इस फूड चेन में कैसे एक प्रजाति दूसरे प्रजाति को प्रभावित करती है, मतलब उसको अपना आहार बनाती है, ठीक है। या अभी हम नेक्स्ट क्लास में की स्टोन स्पीसीज पढ़ेंगे, तब भी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। तो सिंपल है कि कोई भी प्रजाति है अगर कहीं पर वो निवास कर रही है तो वो दूसरी प्रजातियों को किसी न किसी तरीके से प्रभावित करती है और अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करती है। यही क्या कहलाता है, डोमिनेंस कहलाता है, कि उस पर्टिकुलर क्षेत्र में अपने को साबित करना, अपना प्रभाव वहां पर जमा के रखना। और यही कि प्राणी वितरण का निर्धारण भी करती है कि दो प्रजातियां हैं, अब दो प्रजातियों में दोनों प्रजातियां चाहेंगी कि सरवाइव करने के लिए उनका वहां पर अधिकार हो, तो वो लड़ झगड़ के क्या करेंगी, अपना प्रभाव वहां पर जमाने की कोशिश करेंगी, खुद को वहां पर साबित करने की कोशिश करेंगी कि यहाँ पर हमारा अधिकार है, और दूसरी प्रजाति या तो उसके अधीन हो जाएगी या वो क्षेत्र छोड़ के चली जाएगी। तो ये कहलाता है डोमिनेंस या प्रभाविता। सिंपल चीज़ है, जैसे कि आप अगर एग्जाम्पल हम कोई समझें तो जैसे जो स्थलीय समुदाय होता है, मतलब कोई स्थल वाली जगह है, ठीक है, पहाड़ और ये सब चीज़ें नहीं है, स्थल वाली जगह है, तो सामान्य तौर पर वहाँ पर क्या होते हैं कि लंबे वृक्ष यहाँ पर देखे जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर आप खुद सोच के देखो कि लंबे वृक्ष होने चाहिए यहाँ पर स्थल में, प्रभावी होते हैं, लंबे वृक्ष प्रभावी होते हैं, क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर घास वगैरह ज़्यादा होगी ना, तो जो पशु हैं वो क्या करेंगे, घास को खा जाएंगे, ठीक है। तो जो पशु हैं वो अपना डोमिनेंस वो करने के लिए, अपनी ज़रूरत को पूरी करने के लिए घास को ख़त्म कर देंगे। इसीलिए यहाँ पर क्या है कि ज़्यादातर जो घास वगैरह है वो सफाया हो जाता है उसका, ज़्यादातर हमें क्या है, लंबे वृक्ष देखने को मिलते हैं। ये कहलाता है आपका डोमिनेंस, यानी कि प्रभाविता। तो पर्टिकुलर कोई कम्युनिटी है, कम्युनिटी में बहुत सारी प्रजातियां हैं, लेकिन हर एक प्रजाति अपने को साबित करने के लिए, अपने प्रभाव बनाने के लिए दूसरी प्रजातियों की संख्या तथा उनके बायोमास उत्पादन को प्रभावित करती है, ठीक है। बहुत सारे टर्म्स हैं, अभी आप जैसे आगे समझोगे तो और क्लियरिटी आपको बनती जाएगी, और मैं कोशिश करूंगी कि जो बेसिक चीज़ें वो मैं स्किप ना करूं, आपको समझा दूं सारी चीज़ें। एक और है,
जिसको हम बोलते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी। अभी जैसे मैंने बताया कि आगे आप बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर पढ़ोगे, जैव विविधता, तो उसमें तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, बाकी सारी चीज़ें वो अपने आप में एक टॉपिक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें प्रजातीय विविधता की, तो प्रजातीय विविधता किसी भी समुदाय, अब समुदाय मैंने आपको कम्युनिटी के बारे में क्यों बताया, सबसे पहले क्योंकि ये कम्युनिटी से ही सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, है ना। तो कम्युनिटी अगर आपको समझ में आ गया तो बाकी चीज़ें भी, अभी अगर कहीं पर भी बायोटिक कम्युनिटी शब्द का जिक्र होता है तो वो आप समझ सकते हो कि किसकी बात कर रहे हैं। तो किसी भी समुदाय की विविधता का निर्धारण उसकी प्रजातीय विभिन्नता के आधार पर किया जाता है, कि मतलब पर्टिकुलर कोई कम्युनिटी है, वहां पर कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है वो हम कैसे देखेंगे। डाइवर्सिटी का मतलब ही होता है ना विविधता, तो वहां पर हम बोलेंगे कि इतनी ज्यादा विविधता है, किस बेस पर बोलेंगे, इसी बेस पर बोलेंगे क्योंकि वहां पर हमें तरह तरह की स्पीसीज मिलेंगी, ठीक है। जितनी ज्यादा तरीके की प्रजातियां वहां पर होंगी, हम बोलेंगे कि उस समुदाय में उतनी ही ज्यादा क्या है, डाइवर्सिटी है। जैसे कि अगर हम डाइवर्सिटी के लिए बात करें तो दो समुदाय काफी ज्यादा प्रचलित होते हैं डाइवर्सिटी के लिए। एक तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, जो कि आपकी भूमध्य रेखा के आसपास होते हैं, यहाँ की क्लाइमेटिक जो स्थितियां होती हैं वो इस तरीके की होती हैं कि यहाँ डाइवर्सिटी ज्यादा देखने को मिलती है इस क्षेत्र में। और दूसरा अगर हम समुद्र में बात करें तो जो कोरल वाला एरिया होता है, ठीक है, प्रवाल भित्ति वाला एरिया होता है, वहां पर क्या है कि डाइवर्सिटी हमें ज्यादा देखने को मिलती है। तो वो क्या है, पर्टिकुलर एक समुदाय है और उस समुदाय में हम बोल रहे हैं कि वहाँ की अगर हमें डाइवर्सिटी का निर्धारण करना है कि यहाँ कितनी मात्रा में डाइवर्सिटी है, तो हम वहाँ पर क्या देखेंगे, स्पीसीज विभिन्नता देखेंगे, प्रजातियों की विविधता देखेंगे कि कितनी तरह तरह की प्रजातियां यहाँ पर निवास कर रही हैं। उस आधार पर हम कहेंगे कि पर्टिकुलर कम्युनिटी में कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, ज्यादा है या कम है, वो डिपेंड करेगा कि वहां पर स्पीसीज की वैरायटी कितनी है, ठीक है। सेकंड, कि किसी समुदाय में उपस्थित प्रजातियों की कुल संख्या प्रजातियों की आनुपातिक प्रचुरता पारिस्थितिकी विविधता को दर्शाती है। अब दूसरा ये बोल रहे हैं कि पारिस्थितिकी विविधता किसे कहते हैं, तो यहाँ पर कि कोई समुदाय है, कोई कम्युनिटी है, अब वहां पर प्रजातियों की कुल संख्या की कितनी तरह की स्पीसीज हैं उनको हमने काउंट कर लिया, और वो जो कुल संख्या है वो दूसरी प्रजातियों के अनुपात में कितनी अधिक है, ठीक है। मतलब हम यहाँ कंपेयर करके देखेंगे कि कोई प्रजाति है, कि मान लो एक खरगोश की प्रजाति है और एक दूसरी प्रजाति का जू है, तो इस प्रजाति ए प्रजाति बी प्रजाति से कितनी मात्रा में अधिक है, ठीक है। ये क्या कहलाती है, पारिस्थितिकी विविधता कहलाती है। तो वही बोल रहे हैं कि किसी समुदाय में उपस्थित प्रजातियों की कुल संख्या प्रजातियों की आनुपातिक प्रचुरता पारिस्थितिकी विविधता को दर्शाती है। तो बहुत माइनर सा डिफरेंस है जो मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपको जो वो बहुत छोटा सा अंतर है ना, बस वो समझना है कि प्रजातीय विभिन्नता किसे कहते हैं, मतलब प्रजातीय विविधता, तो प्रजातियों की भिन्नता के आधार पर कि कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है वहां पर, वो आपकी कहलाएगी प्रजाति, उस आधार पर हम निर्धारण करेंगे कि यहाँ डाइवर्सिटी कितनी है। दूसरा कि पारिस्थितिकी विविधता अगर हमें देखनी है तो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में एक प्रजाति को दूसरी प्रजाति से कंपेयर करके देखेंगे कि उसके अनुपात में दूसरी प्रजाति में कितनी विभिन्नता है या कितनी ज्यादा संख्या में वो प्रजाति मौजूद है, तो उसको हम देखेंगे पारिस्थितिकी विविधता मानेंगे उसको हम, ठीक है। थर्ड है कि किसी भी समुदाय में प्रजातियों की संख्या प्रजातीय समृद्धता को दर्शाती है, करेक्ट है। तो प्रजातियों की संख्या, प्रजातियों की अब जितना ज्यादा डाइवर्सिटी होगी, जितनी ज्यादा मात्रा में प्रजातियां विद्यमान होंगी, तो हम यही करेंगे कि ये प्रजाति क्या कर रही है, ग्रो कर रही है, ठीक है, इस प्रजाति की ग्रोथ हो रही है। तो किसी भी समुदाय में प्रजातियों की संख्या क्या कहलाती है, प्रजातीय समृद्धता को दर्शाती है, ठीक है। तो ये कुछ क्या है आपके यहाँ पर, ये बेसिक टर्म्स थे जो आपको यहाँ याद रखना है कि प्रजातीय विविधता, डाइवर्सिटी किसे कहते हैं। अगर कहीं पर भी स्पीसीज डाइवर्सिटी का जिक्र होता है तो आपको ये 3 पॉइंट्स हैं, ये दिमाग में होने चाहिए। बायोटिक कम्युनिटी के ही शब्द आता है, तो बायोटिक कम्युनिटी एग्जैक्टली क्या है वो आपको क्लियर होना चाहिए दिमाग में, ठीक है। प्रजातीय संरचना क्या है और प्रभाविता, डोमिनेंस को हम कैसे समझ सकते हैं, वो चीज़ है। तो ये कुछ आज बेसिक टर्म्स थे एनवायरनमेंट से या बायोस्फीयर से रिलेटेड, आज हमने ये डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ और इसी टॉपिक से रिलेटेड डिस्कस करूंगी कि इकोटोन और एज इफेक्ट क्या होता है, कीस्टोन प्रजातियां क्या होती हैं, अम्ब्रेला प्रजातियां क्या होती हैं, या इंडिकेटर प्रजातियां क्या होती हैं।
सो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, और बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, बाय बाय।